डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। अक्सर मैं दुआई कलमात आप लोगों के लिए कहता रहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बरक़ात मुझे भी अता फ़रमाए और आप लोगों को भी अता फ़रमाए। देखें, हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और उसके ऊपर आज लेक्चर नंबर 13 है या 14 है, मैं लाया हूँ। इंशाल्लाह इसकी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएँ, उसको चेक करें। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर में एक सेक्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, उसके ऊपर लेक्चर नंबर 05 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। नोमेनक्लेचर को मैंने स्टार्ट लिया हुआ है और बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नोमेनक्लेचर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है उसके ऊपर आज पार्ट 3 है और इंशाल्लाह ये आज हमारा लास्ट पार्ट होगा नोमेनक्लेचर के ऊपर, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। अच्छा, एक बात की वजाहत कर दूं कि मैंने बहुत सारे नाम यहाँ पर आपको दिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। उसमें ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हमने KPK बोर्ड के नाम से, KPK बोर्ड का जो कंटेंट है उसके लिहाज से भी नाम दिया है और जो अदर बोर्ड्स का कंटेंट है उसके लिहाज से भी नाम दिया है। तो कुछ एक दो कंपाउंड आज भी आएंगे, तो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर को फाइनल करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। आज का जो रूल मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, बल्कि रूल तकरीबन आप लोगों के सामने आ चुके हैं, कुछ रूल आपके बाकी हैं, तो मिसाल के साथ उनको डिस्कस करते जाएंगे। आज का जो कंपाउंड मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, उस कंपाउंड के नाम को लिखते हैं। आज का कंपाउंड हमारे पास मौजूद है CONH3 Cl और इस तरफ भी Cl लगाया गया है। NH3 के मालिक्यूल्स को चेक कर लेते हैं कि NH3 के मालिक्यूल हमारे पास 4 हैं और क्लोरीन के मालिक्यूल हमारे पास 2 हैं। NH3 के मालिक्यूल हमारे पास 4 हैं और क्लोरीन के मालिक्यूल हमारे पास 2 मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये कंपाउंड आपके सामने मौजूद है। इस कंपाउंड को हमने नाम देना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस कंपाउंड में आपके पास ये जो एरिया है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारे पास। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको काउंटर आयन का नाम देते हैं, काउंटर आयन का नाम इसको देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये एक हमारे पास साल्ट है जिसको कोऑर्डिनेशन साल्ट का हम नाम देते हैं। और साल्ट में ये एंड जो है पॉजिटिव एंड है इस साल्ट का, और ये एंड जो है हमारे पास नेगेटिव एंड है इस साल्ट का। तो ये आपके पास जो है कोऑर्डिनेशन साल्ट मौजूद है और कोऑर्डिनेशन साल्ट में पॉजिटिव एंड भी मौजूद है, नेगेटिव एंड भी मौजूद है। तो रूल आपसे क्या कहता है कि सबसे पहले रूल आपको जो नेम देना चाहता है, रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन साल्ट है, कोऑर्डिनेशन साल्ट मौजूद है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने नाम देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम द पॉजिटिव पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन साल्ट। जो कोऑर्डिनेशन साल्ट है उसके पॉजिटिव पार्ट को नाम दें। तो ये पॉजिटिव पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पहले हम नाम उसको देंगे, आखिर में हम काउंटर आयन को नाम दे देंगे क्लोराइड के नाम के साथ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर KPK बोर्ड्स का जो कंटेंट है उसको चेक करें, उसके लिहाज से आप इसको नाम दें। अब यहाँ पर ये जो आपके पास Cl लगा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 के लिए नफी 1 है, तो ये नेगेटिव है। हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, जिसको हम क्लोरो का नाम देते हैं। और एमोनिया जो है ये न्यूट्रल लाइगेंड्स है हमारे पास, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो KPK बोर्ड का कंटेंट क्या कहता है कि पहले नेगेटिव लाइगेंड्स को नाम दें और उसके बाद जो है आप न्यूट्रल को नाम दें और फिर पॉजिटिव को नाम देना चाहते हैं तो दे दें। तो आपके पास जो KPK बोर्ड का कंटेंट है उसने जो तरतीब बना रखी है वो नेगेटिव लाइगेंड्स को देता है, फिर न्यूट्रल को नाम देता है और उसके बाद पॉजिटिव लाइगेंड्स को नाम देता है। तो KPK बोर्ड कंटेंट्स के मुताबिक आपने इसको नाम देना है। तो सबसे पहले ये नेगेटिव लाइगेंड्स है और ये न्यूट्रल है, तो आपने इसको नाम देना है। तो नाम क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो।
डाई क्लोरो आपके पास नाम आ जाएगा। उसके बाद इसको नाम दें न्यूट्रल को, तो आपके पास टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, ये आपके पास नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले डाई क्लोरो, फिर टेट्रा एमाइन। अब आप इसको नाम दें, और ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो इसको वैसे आपने लिखना है कोबाल्ट, कोबाल्ट आपने लिख देना है। अब रूल क्या कहता है कि पैरेंथेसिस में जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आसान है, इसको यहाँ से काटें ना, ये इस एरिया से इसको काटें। अब ये एक के लिए Fe1 है ना, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो +1 आ जाएगा। आपने इसको यहाँ से काटा है ना साल्ट को, ये Fe1 था तो ये +1 आएगा। अब ये +1 एज ए होल के ऊपर सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पर क्लोरीन एक के लिए Fe1 है, दो के लिए Fe2 हो जाएगा। अगर मैं इसे ऊपर वाले हिस्से को साफ़ कर सकूँ, वेयर इज़ माई डस्टर, मैं डस्टर को ढूंढ लूँ। हमारा डस्टर किधर, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा, हाँ जी डस्टर हमारा वहाँ पड़ा हुआ है, ये हमें डस्टर मिल चुका है। मेरे डस्टर गुम हो जाते हैं अक्सर, इसकी नाराज़गी माफ़ हो। तो हमारे पास जो है इसके अगर मैं साफ़ कर सकूँ तो पार्ट 3 को, तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। पार्ट 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, पार्ट 3, पार्ट 3 नोमेनक्लेचर का। तो अब यहाँ पर क्लोरीन को आपने देखना है, जो क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन Cl, जिसके 2 मालिक्यूल हैं, एक के लिए Fe1 है, दो के लिए Fe2 हो जाएगा। अच्छा, ये Fe2 को इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो अगर आप निकालना चाहते हैं ना कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप यहाँ कोबाल्ट को लिख लें, कोबाल्ट को। अच्छा, पिछले लेक्चर में प्लेटिनियम की जगह मैं P लिख रहा था, थोड़ा उसको ठीक कर लेना। तो यहाँ कोबाल्ट है, कोबाल्ट। अब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जो एमोनिया का है हमारे पास, एमोनिया का वो 0 है, हमने 0 लिख लिया। उसके बाद प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का एक के लिए Fe1 है, ठीक है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप ये, और ऐसे होल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, इसका +1 आ रहा है, तो यहाँ आखिर में +1 लगा दें। ये मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर आपने कोबाल्ट को लिखा, फिर प्लस लगाकर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। फिर उसके बाद क्लोरीन एक के लिए Fe1, दो के लिए Fe2 हो जाएगा, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये होगा, इस तरफ ये रह गया है तो +1 आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपने रूल्स पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो अब आपके पास जो है ये हो जाएगा कोबाल्ट, और ये हो जाएगा +0 तो ख़त्म हो गया, ये प्लस Fe हो जाएगा, और 2 1 2 हो जाएगा, और +1 आएगा। अब इसको उड़ाकर यहाँ ले जाएं, तो कोबाल्ट जो आपके पास आएगा, इसको उड़ाकर यहाँ ले जाएं तो ये +1 और ये हो जाएगा +2। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ रहा है +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का आ रहा है। तो आप पैरेंथेसिस में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है कोबाल्ट का 3। तो देखिए आपने पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू केपी के बोर्ड कंटेंट के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। डाईक्लोरो, टेट्राएमाइन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और आखिर में ये लगा हुआ है Cl। तो आप इसको नाम पूरा करें, क्लोराइड का नाम लिखें। किसका नाम लिखें? क्लोराइड का नाम लिखें। तो आपके सामने आ चुका है नाम केपी के बोर्ड कंटेंट के लिहाज से। आप इसको जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से, शाबाश। तो रूल तो आपके सामने क्लियर है। सबसे पहले आपने इसको नाम देना है और उसके बाद काउंटर आयन को नाम देना है। यानी सोडियम क्लोराइड है तो पहले पॉजिटिव पार्ट को नाम दें, फिर उसके बाद नेगेटिव पार्ट को आपने नाम देना होगा। तो ये तो रूल आपके सामने क्लियर है। बाकी नाम देने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। अब आप थोड़ा सा केपी के बोर्ड कंटेंट के अलावा हम कंटेंट को देखते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। अब थोड़ा सा देखते हैं अदर बोर्ड कंटेंट्स के लिहाज से। अदर बोर्ड इसको नाम देना चाहते हैं। अदर बोर्ड जब इसको नाम देते हैं, अदर बोर्ड्स,
तो अदर, ये तो आपके पास KP कीबोर्ड कंटेंट है ना। KP कीबोर्ड कंटेंट के लिहाज से रूल क्या कहता है? KP के जो बोर्ड का कंटेंट है, बोर्ड्स हैं, वो रूल्स को क्या लिख रहे हैं कि अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम दे रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फर्स्ट पहले पहल जो आपने नेम देना है वो लाइगेंड्स को देना है। ठीक है, ये तो बात सब में कॉमन है, लाइगेंड्स को देना है। लाइगेंड्स को मैं नाम देने का तरीक़ाकार क्या है कि पहले नेगेटिव को नाम दें, फिर न्यूट्रल को नाम दें, और उसके बाद पॉजिटिव को नाम दें, पॉजिटिव लाइगेंड्स को नाम दें। ये KP कीबोर्ड कंटेंट का रूल है। आपके पास जो अदर बोर्ड कंटेंट्स का रूल ये कहता है कि जो अदर बोर्ड्स कंटेंट्स कहते हैं, अदर बोर्ड्स कंटेंट ये कहते हैं कि अदर बोर्ड्स हमारे पास जो मौजूद हैं, अदर बोर्ड्स कंटेंट हमारे पास ये कह रहे हैं कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नेम दें तो नेम सबसे पहले लाइगेंड्स को दें। ये बात तो कॉमन है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। नेम सबसे पहले लाइगेंड्स को दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके बाद जब आप लाइगेंड्स में नाम देना चाहते हैं, लाइगेंड्स में, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। और एक रूल ये भी लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेज को पैरेंथेसिस भी लिखे। ये जो ब्रैकेट में आपके सामने लिखता हूँ, इसको पैरेंथेसिस का नाम दिया जाता है, पैरेंथेसिस। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम आता है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जो है साफ साफ लिखा करें यहाँ, सेंट्रल मेटल एटम जो हमारे पास आता है, सेंट्रल मेटल एटम, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसकी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसको पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में। जैसे यानी मैंने यहाँ पर 3 को लिखा हुआ है। तो अदर बोर्ड कंटेंट के लिहाज से आप इसको देखें तो ये आपके पास क्लोरो है, ये आपके पास एमाइन है। तो आपके पास जो है अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं, एमाइन पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकल को चेक करें तो एमाइन पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है, सी बाद में आता है, ए पहले आता है। तो इसका नाम क्या बनेगा? टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। ये टेट्रा एमाइन सबसे पहले लिखें। फिर डाई क्लोरो, डाई क्लोरो के लफ्ज़ को लिखें, टेट्रा एमाइन, फिर डाई क्लोरो। फिर उसके बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की 3 हमने निकाली है, और आखिर में लिख दें क्लोराइड। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। आखिर में लिख दें क्लोराइड। तो देखिए आपके पास जो नाम आएगा तो ये आएगा टेट्रा एमाइन, डाई क्लोरो, कोबाल्ट और क्लोराइड। ये ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस में बंद कर दें, ब्रैकेट में बंद कर दें। तो आपके पास जो अदर बोर्ड कंटेंट्स के नाम है तो आप इसको फॉलो करें। KP के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं और आपकी किताब में ये रूल लगा हुआ है तो आप इसको फॉलो करें। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लें, जल्दी से नोट कर लें। मैं साइड पर हो गया हूँ और इसकी मज़ीद वजाहत या कुछ मिसालें मज़ीद भी लेते हैं। मैं साइड पर हो गया हूँ, जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। ये वीडियो को पास करके नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, हम नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ब्लैक हमारा जो वाइट बोर्ड है इसको साफ़ करने में थोड़ा मसला हो रहा है, लेकिन बहरहाल साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा तो मकसद है आपको समझ आ जाए। समझ आ गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। समझ आ रही है आप लोगों को, तो हम तो चाहते हैं कि आप समझ कर पढ़ लें। केमिस्ट्री को एक वोलेटाइल सब्जेक्ट है, इसकी खूब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है इसके अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके, दुनिया के किसी कोने में बैठकर कोई भी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से स्टडी कर सके। तो हमारे पास जो है कुछ कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। कुछ आपके सामने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया गया है, उसको देखते हैं। CO NO2 होल 6
हमारे पास है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिया गया है और यहाँ पर लगाया गया है Na3। ये आपके पास मौजूद है और इसको आपने नाम देना है। अब वीडियो को पास करें और पास करने के बाद जो है आप इसको ख़ुद जल्दी से करें और कमेंट बॉक्स में नाम लिख कर दें। शाबाश, जल्दी से नाम लिख कर दें। उम्मीद है आप लोगों ने नाम दे दिया होगा। तो आपने सबसे पहले जो है आप देखें, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन साल्ट है, ये हमारे पास मौजूद है कोऑर्डिनेशन साल्ट हमारे पास है, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेशन साल्ट्स को हमने नाम देना है। इस कोऑर्डिनेशन साल्ट में सबसे पहले पॉजिटिव एंड को नाम दिया जाता है और पॉजिटिव एंड के बाद जो है नेगेटिव एंड को नाम दिया जाता है। तो साल्ट है, तो साल्ट में ये एंड आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव एंड है, और ये एंड जो आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एंड आ रहा है, ये हमारे पास नेगेटिव एंड आ रहा है। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये। और ये हमारे पास मौजूद है काउंटर आइन, जो आइन को बैलेंस करे, काउंटर आइन हमारे पास मौजूद है। अब सबसे पहले इसको नाम दें। तो आपके पास सबसे पहले सोडियम है, तो आप यहाँ ने नाम देना है, मैं केपी के बोर्ड कंटेंट के हिसाब से दे रहा हूँ। तो सबसे पहले नाम दे दें सोडियम। देखिए सोडियम आपके सामने आ चुका है। अच्छा, यहाँ इसके एटम्स को मेंशन करने की ज़रूरत, काउंटर आयन के एटम्स को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ट्राई सोडियम लिखें, ठीक है। तो जो रूल समझाए गए तो उसको फॉलो करें, सिर्फ सोडियम नाम लिख कर दें। काउंटर आयन में एटमों की तादाद को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर लाइगेंड्स को नाम दें सबसे पहले। तो लाइगेंड्स में NO2 है, तो आपके पास NO2 को हम नाइट्रो का नाम देते हैं, और नाइट्रो का नाम जब आएगा तो कितने नाइट्रो हैं, 6 हैं, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा नाइट्रो, ये हेक्सा नाइट्रो। अब आपके पास जो है यहाँ पर आपने एक रूल को देखना है। वो रूल ये है कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ ATE को बढ़ाया जाएगा। रूल क्या कह रहे हैं, रूल को पहले लिख लें। यहाँ पर जो रूल आपके पास मौजूद है, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अ नेगेटिव, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अ नेगेटिव, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास नेगेटिव है, इस रूल को नोट करें, देन द नेम of central metal atom is changed by increasing ATE at the end of name ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम आ रहा है ना, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, जैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, जो सेंट्रल मेटल एटम हमारे सामने मौजूद होगा ना, तो उसका जो नेम आएगा उसके आखिर में ATE को बढ़ाएंगे हम। जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये कोबाल्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके पास यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट, तो आखिर में आपने क्या बढ़ा देना है, ATE, कोबाल्टेट। ये निशानी है ATE, इस चीज़ की निशानी होती है कि आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव है। तो आपने इसके साथ क्या लिख देना है, कोबाल्टेट। क्या लिख देना है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ये अब ये ATE हमारे पास निशानी है इस चीज़ की, ATE, कि यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास नेगेटिव है। ये अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो, आप इस साल्ट को यहाँ से तोड़ें, इस साल्ट को यहाँ से क्या कर दें, तोड़ दें। ये एक के लिए +1 है सोडियम, 3 के लिए +3 हो जाएगा। तो ज़हरी बात, साल्ट को जब यहाँ से तोड़ेंगे तो ये आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो जाएगा। काउंटर आयन आपके पास +3 है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब आप इसको नाम देना चाहते हैं,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं कोबाल्ट की, तो यहाँ कोबाल्टेट है, तो ये हो जाएगा प्लस, और NO2 1 के लिए नफ़ी 1 है, 6 के लिए नफ़ी 6 हो जाएगा, 1 के लिए नफ़ी 1, 6 के लिए नफ़ी 6 हो जाएगा। तो NO2 को आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट नफ़ी 1 है और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एज ए होल के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नफ़ी 3 है, तो आपने नफ़ी 3 लगा देना, ये आपके सामने आ चुका है। अब आपने क्या करना है, कोबाल्टेट है या कोबाल्ट समझें, प्लस नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा नफ़ी 3। इसको उड़ाकर यहाँ ले जाएं तो कोबाल्ट ये हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 6, ये हो जाएगा नफ़ी 3। तो जो कोबाल्टेट आपके सामने आएगा, प्लस 6 में से नफ़ी 3 को निकालें तो प्लस 3 आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का जो आ रहा है वो प्लस 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है 3। तो आपके पास जो है सोडियम, ये आपने काउंटर आयन पॉजिटिव पार्ट को नाम दे दिया ये, और उसके बाद जो है ये जो हिस्सा आपके सामने आ रहा है, ये हिस्सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है और नेगेटिव पार्ट आपके सामने आ चुका है। तो इसको आपने नाम दिया हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। कोबाल्टेट क्यों लिखा कि हमारे पास जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ हम ATE का क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम आपके सामने आएंगे, तो उसमें इसको हम इजाफा करते रहेंगे। जैसे क्रोमियम है, इसको क्रोमेट के लफ्ज़ से याद किया जाएगा। क्रोमियम जो हमारे पास होता है, क्रोमियम जिसको हम CR से शो करते हैं, इसको लिखा जाएगा क्रोमेट। तो देखें ATE ये शो करेगा कि सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है नेगेटिव हमारे पास पाया जाता है। इस तरीके से Fe है हमारे पास, तो इसके लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा, फीरेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, फीरेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। Fe के लिए लफ्ज़ फीरेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके से कोबाल्टेट तो आपके सामने आ चुका है। कापर के लिए क्यूप्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, कापर के लिए Cu के लिए क्यूप्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इसको अच्छी तरीके से नोट करें। कुछ मशहूर सेंट्रल मेटल एटम है, इनके लिए लफ्ज़ आपको याद होने चाहिए। सिल्वर के लिए अर्जेंटेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, Ag के लिए अर्जेंटेट, सिल्वर जो हमारे पास मौजूद है, सिल्वर अर्जेंटेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। ये कुछ मशहूर सेंट्रल मेटल एटम है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम के लिए लफ्ज़ आखिर में ATE बढ़ाया जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। शाबाश, मैं साइड पर हो गया हूँ। और इसका नाम और KP के अरब बोर्ड कांटेंट का नाम सेम है, यानी KP के बोर्ड्स हैं और यहाँ पर जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनका नाम सेम आएगा। इसलिए अदर बोर्ड्स के कंटेंट के नाम को मैं यहाँ नहीं लिख रहा, क्योंकि दोनों के नाम यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। शाबाश। हम एक नेक्स्ट कंपाउंड आपकी तरफ लेते हैं, नेक्स्ट मिसाल आपकी तरफ लेते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, हम नेक्स्ट जो है सॉल्ट लेते हैं, उसकी मिसाल को डिस्कस करते हैं जल्दी से। हमारे पास जो नेक्स्ट मिसाल आ रही है, थोड़ा उसको चेक करें। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास आ रही है, मैंने कहा था कि आज इसके ऊपर जो है लास्ट लेक्चर हम लेंगे, तो इंशाल्लाह इसके सारे सॉल्ट जो आपके लगे हुए हैं सबको हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है, FeCN6 है और यहाँ लगा हुआ है Na3 आपके पास है, Na3। आप जल्दी इसको नोट करके इसका आंसर हमें लिख कर दें। शाबाश, जल्दी से नोट कर दें, इसका आंसर लिख कर दें। तब तक मैं इस पेन में स्याही डाल लूँगा। जल्दी से आंसर लिख कर दें। शाबाश, तब तक ये पेन में स्याही डालूँ। जल्दी से आंसर लिख कर दें। शाबाश, वीडियो को पास करें। वीडियो को पास करके जल्दी से आंसर लिख कर दें। शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने
वीडियो को पास करके आंसर लिख कर दे दिया होगा। हम इसको नाम देना शुरू करते हैं। देखिए आपके पास जो है यहाँ पर चेक करें तो ये आपके पास काउंटर आइन है, ये आपके पास मौजूद है काउंटर आइन, काउंटर आइन। और इसको चेक करें तो ये हमारे पास मौजूद है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास मौजूद है। अब ये साल्ट है, कोऑर्डिनेशन साल्ट है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन साल्ट है। और साल्ट का जो पहला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसलिए ये काउंटर आयन जो है ये पॉजिटिव पार्ट होगा और ये जो हमारे पास पार्ट होगा ये नेगेटिव पार्ट होगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव पार्ट्स होगा। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट को नाम दें, कोऑर्डिनेशन साल्ट के पॉजिटिव पार्ट को नाम दें। तो सबसे पहले आप नाम लिखें, यहाँ पर सोडियम लिख कर दे दें, ये सोडियम आपने नाम लिख कर दे दिया, ठीक है ना। अब नाम लिखने के बाद अब आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है। रूल क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले नाम लाइगेंड्स को दें। तो ये लाइगेंड्स CN, जिसको साइनो के नाम से याद किया जाता है, साइनो, साइनो के नाम से याद किया जाता है। CN को हम साइनो के नाम से याद करते हैं। तो आपने सबसे पहले लाइगेंड्स को नाम देना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो आपने नाम दे दिया। लाइगेंड्स में सबसे पहले आपने हेक्सा साइनो को नाम दे दिया, एक ही लाइगेंड्स है तो हेक्सा साइनो आपने लिख लिया। अब आप फिर देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ जो आपके पास आयरन है इसके लिए आपने लफ्ज़ यूज़ करना है फेरेट, FERRATE। ये ATE पहचान है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यूज़ हो रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव है, इस चीज़ की पहचान है ये। तो आपके पास हेक्सासाइनोफेरेट आ जाएगा। आपने पहले इसको भी नाम दे दिया, ये पॉजिटिव एंड आपके पास था, इसको भी आपने नाम दे दिया कोऑर्डिनेशन साल्ट का। अब ये नेगेटिव एंड को आप नाम दे रहे हैं। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिखे पैरेंथेसिस में। अब ज़ाहिर बात है साल्ट को यहाँ से तोड़ें तो यहाँ ये 1 के लिए +1 है, 3 के लिए +3 हो जाएगा। यहाँ पर काउंटर आइन तो +3 था, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए -3 आएगा। साल्ट जो है ये +3 है तो ये -3 है। साल्ट का नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट अगर +3 है तो नेगेटिव पार्ट -3 होगा। अब साइनो जो है 1 के लिए -1 है, 6 के लिए -6 हो जाएगा। इसको आप उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा और -3 को +6 से निकाल देंगे आप तो +3 बचेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +3। फेरेट आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +3 आएगा। पैरेंथेसिस में लिख दें, आप निकाल लेना इसको। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना चाहते हैं, ये दरमियान में प्लस लगाएं। साइनो का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 के लिए -1 है, 6 है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको। 1 के लिए -1 है, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एज ए होल पर ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का रहा है -3 आ रहा है, -3। अभी क्या है, आयरन प्लस नफ़ी हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू -3। इसको उड़ाकर यहाँ ले जाएं तो आयरन आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू +6 और -3। तो आप देख रहे हैं कि आयरन जो है आपके पास आ जाएगा +3। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। मैं चेक कर लूँ, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का यहाँ आपके पास +3 निकल आया। तो नाम क्या गया, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो ये अदर बोर्ड्स और हमारे बोर्ड के PK बोर्ड के कंटेंट में सेम नाम है, तो इसलिए मैं नाम को इस तरह लिख रहा हूँ। इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। कुछ मिसालें मज़ीद भी लाते हैं, कुछ मिसालें हमारे पास जो है, कुछ मिसालें मज़ीद भी आ रही है, उसको नोट कर लेते हैं। आपके पास एक मिसाल ये भी आ रही है, K3FeCN6, ये तो यहाँ और इसमें सिर्फ यहाँ सोडियम की बजाय
वहाँ पर पोटाशियम लिखा गया है सोडियम के बजाय, बाकी तो नाम सेम आएगा। यहाँ पर सिर्फ सोडियम के बजाय क्या लिखा गया है, पोटाशियम लिखा गया है, तो बाकी तो नाम सेम आएगा। जो नाम यहाँ पर हमने दिया है बाकी नाम वही आएगा। ये सोडियम के बजाय अगर वो कंपाउंड में ले रहा हूँ, इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ये इस कंपाउंड को यहाँ नहीं लिखते तो यहाँ पर मैं पोटाशियम लिख लूँगा, पोटाशियम, बाकी नाम तो सेम आ जाएगा ये। तो इसलिए एक कंपाउंड ये भी दिया गया है, तो इसको आप होमवर्क कर लें। यहाँ पर आपके सामने हल भी हो चुका है, इसको जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। एक मज़ीद कंपाउंड लेते हैं, मैं साइड पर हो गया हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या वीडियो को पास करके या रिवाइंड करके आप इसको दोबारा भी लिख सकते हैं। मज़ीद सिर्फ 2 कंपाउंड्स के नाम हम लेंगे और इस चैप्टर को, चैप्टर तो नहीं, इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करेंगे। एक रूल मज़ीद भी चिलेटिंग लाइगेंड्स का मैं डिस्कस करूँगा, वो डिस्कस हो जाए तो बस इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएगी। वैसे लाइगेंड्स के ऊपर मैंने तफसीलन लेक्चर दिया हुआ है, एक ही लेक्चर था, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, तो बहरहाल उसको मैंने अलग हेडिंग दी है लाइगेंड्स की, तो आप उन लेक्चरों को ज़रूर चेक करें। इसी प्लेलिस्ट में जाएं और लाइगेंड्स के ऊपर बात हो चुकी है, वहाँ उसको चेक करें। तो बहरहाल एक मिसाल मज़ीद लेते हैं, इस मिसाल को चेक करें। आपके पास है Fe और साथ मौजूद है NO ये, और उसके साथ मौजूद है CN5 और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये हमारे पास क्या मौजूद है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और यहाँ पर लगा हुआ है सोडियम 2 आपके सामने मौजूद है। आप इसको जल्दी से नाम दें, शाबाश। ये आपको मैं कुछ हिंट्स दे देता हूँ कि इसको हम साइनो कहते हैं, साइनो CYANO या CAYNO कर लो, CYANO साइनो। ये हमारे पास है नाइट्रोसाइल NITROSYL नाइट्रोसाइल। ये नेगेटिव लाइगेंड्स है, एक के लिए नफ़ी 1 और ये नफ़ी 5, इसको न्यूट्रल मान लें, ये न्यूट्रल है। नाइट्रोसाइल एक फिर इसमें कुछ मसाइल हैं ऐसे, लेकिन बहरहाल यहाँ पर न्यूट्रल मान लें, ठीक है ना। नाइट्रोसाइल आपके सामने आ जाएगी, नाइट्रोसाइल NITROSYL नाइट्रोसाइल। तो आप इसको नाम दें जल्दी से, शाबाश, जल्दी से नाम दें इसको, जल्दी से नाम दें, शाबाश। तो देखें ये सबसे पहले आपके सामने पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो सबसे पहले नाम इसको दें, सोडियम आपके सामने आ जाएगा, आप इसको नाम दे दें सोडियम। उसके बाद जो है KPK क्या रूल क्या कहते हैं, फिर नेगेटिव को नाम दें और उसके बाद जो है न्यूट्रल को नाम दें। यहाँ पर ये साइनो है, नाइट्रो है, तो अल्फ़ाबेटिकली भी यही नाम आएगा और KPK के रूल्स के मुताबिक भी यही नाम आएगा, तो दोनों में सेम आएगा। तो सोडियम के बाद लाइगेंड्स को नाम दें, लाइगेंड्स में साइनो को नाम दें पेंटासाइनो, ये पेंटासाइनो। उसके बाद नाइट्रोसाइल ये। लाइगेंड्स के दरमियान आपने गैप नहीं छोड़ना, लाइगेंड्स के दरमियान आपने गैप वगैरह नहीं छोड़ना। हाइफन, देयर इज़ नो हाइफन इन बिटवीन द लाइगेंड्स, लाइगेंड्स के दरमियान हाइफन मौजूद नहीं है। तो पेंटासाइनो और यहाँ पर नाइट्रोसाइल आपने नाम दे दिया। अब आपके पास चेक करें, ये पॉजिटिव पार्ट है कोऑर्डिनेशन साल्ट्स का, और ये इसे जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये नेगेटिव पार्ट्स आपके सामने है। तो ज़ाहिर बात है अब आपने आयरन का नाम रखना है तो इसको FERRATE के लफ्ज़ से यूज़ करें। फिरेट, ये फिरेट शो कर रहा है इस चीज़ को कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से काटें, ये एक प्लस 1 है, 2 के लिए +2 है, तो यहाँ पर एज ए होल के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नफ़ी 2 हो जाएगा। तो यहाँ नफ़ी 5 को उस तरफ ले जाएं तो +5 हो जाएगा, +5 में से 2 को निकाल दें तो +3 आ जाएगा।
यानी आपके पास आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना चाहते हैं इसका, तो साइन तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस साइनाइड 1 के लिए नफ़ी 1 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको, एज ए होल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नफ़ी 2 है ये। अब आपके पास ये Fe आपके पास मौजूद है, ये हो जाएगा 0, तो ये प्लस नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, प्लस नफ़ी नफ़ी 5 1 ज़र 5 इज इक्वल टू नफ़ी 2। इसको उड़ाकर इधर ले जाएं तो आयरन आपके पास क्या हो जाएगा, नफ़ी 2 और ये हो जाएगा प्लस 5, तो आयरन आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर हमारे पास इसकी प्लस 3 आपके सामने आ जाएगी। पैरेंथेसिस इसको 3 को बंद कर, तो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फीरेट आपके सामने आ जाएगी। तो आप इसको आसानी से नाम दे सकते हैं। यही नाम केपीके बोर्ड कंटेंट का है और यही नाम अदर बोर्ड्स कंटेंट्स का भी पाया जाता है। हम एक आखिरी कंपाउंड लेते हैं और उसमें एक रूल को डिस्कस करते हैं जिसमें लफ्ज़ बिस, ट्रिस या टेट्राकिस वगैरह यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसको नोट करें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जल्दी से शाबाश नोट कर लें। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है जो आखिरी कंपाउंड आ रहा है जो आपकी किताब में लगा हुआ है, थोड़ा उसको चेक करते हैं, उसके रूल को लिख लेंगे। बाकी सारे रूल आपके सामने आ चुके हैं, जो इख्तिलाफी बातें थी केपीके बोर्ड कंटेंट्स के वो भी आपके सामने आ चुके हैं, उसको भी हमने चेक कर लिया है। अब एक आखिरी कंपाउंड आपके सामने लेते हैं, वो है COEN, ये EN होल ट्वाइस और साथ लगा हुआ है Cl2। अब आपके पास जो है यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो न्यूट्रल है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपके पास लगा हुआ है वो आपके पास न्यूट्रल है। एक बात तो ये हो गई। तो न्यूट्रल में क्या रूल था कि जो हमारे सामने सेंट्रल मेटल एटम है, इसको वन वर्ड नेम लिखना होगा। किताब में वन वर्ड नेम नहीं लिखा होता, बाद का उसमें गैप रह जाता है, इसको वन वर्ड नेम आपने लिखना होगा, वन वर्ड नेम लिखना होगा। अब ये जो है ना EN, इसके लिए किताब ने लिखा हुआ है चिलेटिंग लाइगेंड्स, चिलेटिंग लाइगेंड्स। चिलेटिंग लाइगेंड्स कौन से होते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के आसपास जो हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बतौर लाइगेंड्स यूज़ हों और इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, 1 पोजीशन से या 2 पोजीशन से डोनेट करें। तो आपके पास चिलेटिंग लाइगेंड्स किसे कहते हैं, व्हेन अ सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंड when central metal atom is surrounded, when central metal atom जो है ये हमारे पास सराउंडेड हो, सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड किया हुआ हो, सेंट्रल मेटल से अटैच हो, सेंट्रल मेटल, when central metal atom is surrounded by organic molecules, सेंट्रल मेटल एटम को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सराउंड करें एज ए लाइगेंड्स, बतौर लाइगेंड्स सराउंड्स करें। एंड लाइगेंड्स है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। एंड प्रोवाइडेड a lone pair of electron and provided a lone pair of electrons from one position or more than one, समझे, one position or more than one। वन पोजीशन और मोर देन वन पोजीशन, एक से ज़्यादा पोजीशन पर जो है वो हमें सेंट्रल मेटल एटम को लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। जैसे अब यहाँ पर चेक करें ना, इधर ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट CO, ये मैं डिस्कस कर, इनके एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है।
तो आपके पास जो है यहाँ पर इसके साथ इथाइलिन, EN से मुराद होता है इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमाइन, ये इथाइलिन डाईएमाइन, ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हमारे पास ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और याद रखें जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइगेंड्स के तौर पर इस्तेमाल हो तो हम इसके लफ्ज़ यूज़ करते हैं चिलेटिंग लाइगेंड्स। किताबों में लिखा गया है चिलेटिंग, CH, चिलेटिंग लाइगेंड्स का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया गया है, चिलेटिंग लाइगेंड्स। तो अब इसमें क्या होता है कि जो कोबाल्ट है ना, इथाइलिन डाईएमाइन इसको जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इथाइलिन डाईएमाइन का स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर सकूँ तो इस तरह होता है कि NH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ NH2। अब इसके पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए एक ही लाइगेंड्स है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। हमने इसका लफ्ज़ यूज़ किया था बाईडेंटेट, लफ्ज़ क्या यूज़ किया था? बाईडेंटेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसके लिए बाईडेंटेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो जब यह बाईडेंटेट है और ये लाइगेंड्स ऑर्गेनिक हो जाना शुरू हो जाए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इस्तेमाल हो तो चिलेटिंग लाइगेंड्स कहेंगे। तो ऐसे बाईडेंटेट्स जो ऑर्गेनिक्स हो इनको चिलेटिंग लाइगेंड्स का नाम देंगे। तो बाईडेंटेट्स है और बाईडेंटेट जब ऑर्गेनिक हो जाएं तो फिर इसके लफ्ज़ इस्तेमाल होगा चिलेटिंग लाइगेंड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो देखें यहाँ पर जो है ये इथाइलिन डाईएमाइन, एक यहाँ इसकी दो मॉलिक्यूल हैं तो आपके पास NH2, CH2, CH2 और NH2, ये NH2। अब यहाँ इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। और साथ दो क्लोरो हैं, दो क्लोरो, एक क्लोरीन को यहाँ लगा देते हैं, एक क्लोरीन को यहाँ लगा देते हैं। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको डोनेट करेगा, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। अब यहाँ पर देखें ना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं डिस्कस करूँ ना तो अक्सर लोग ये समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं लाइगेंड्स की तादाद को। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। यहाँ लाइगेंड्स देखें, एक लाइगेंड्स है, ये दूसरा लाइगेंड्स है, ये तीसरा है और चौथा है। यहाँ लाइगेंड्स 4 हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा। इस लिहाज से अगर मैं इसको नाम दूंगा तो जिसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। इसको नोट करें अपने पास। क्यों? हमारे पास ये चिलेटिंग लाइगेंड्स है या बाईडेंटेट है, तो बाईडेंटेट होता है, ट्राईडेंटेट होता है, तो उस वक्त हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं, उसके मुताबिक आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देना होगा। अब ये जो आपके पास लाइगेंड्स सारे ऑर्गेनिक है और ये चिलेटिंग लाइगेंड्स हमारे पास होते हैं। इसके लिए रूल ये है कि आप लोगों ने यहाँ अगर चिलेटिंग लाइगेंड्स हैं या बाईडेंटेट हैं या ट्राईडेंटेट्स हैं, इसको देखना है कितने हैं। अगर 2 हैं तो आपने 20 का लफ्ज़ यूज़ करना है। अगर आपके पास चिलेटिंग लाइगेंड्स समझ लें, या अगर 2 हैं तो आपने लफ्ज़ 20 इस्तेमाल करना है। अगर 3 हैं तो आपने लफ्ज़ 30 इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास 4 हैं चिलेटिंग लाइगेंड्स या टेट्राडेंटेट्स हैं तो आपने टेट्राकिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, टेट्राकिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। इस रूल को अपने पास नोट करें, इंपॉर्टेंट रूल है, इस लिहाज से आपने इसको नाम देते हैं। और याद रखें ये चिलेटिंग लाइगेंड्स न्यूट्रल्स होते हैं, ये न्यूट्रल हैं, ये न्यूट्रल्स होते हैं, इनके ऊपर चार्ज वगैरह नहीं होता, न्यूट्रल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आया था इस बार कि चिलेटिंग लाइगेंड्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो न्यूट्रल होती है, इस पर कोई चार्ज वगैरह मौजूद नहीं होता।
तो आपके पास ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए लाइगेंड्स के बारे में। अब आप इसको नाम दे सकते हैं आसानी के साथ। अब इसको नाम देते हैं, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें स्ट्रक्चर को, ताकि मैं इसको नाम दे सकूं। शाबाश, जल्दी से नोट करें। तो इसको नाम देते हैं, जो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इस स्ट्रक्चर को नोट करने के बाद जो है, अब इसको नाम देते हैं। तो आपके पास जो है यहाँ पर ये है इथाइलिन डाइएमाइन और ये है क्लोरो। अच्छा, ये नेगेटिव है, एक के लिए नफी 1, 2 के लिए नफी 2 हो जाएगा, और ये न्यूट्रल है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी, 0 होगी। तो सबसे पहले केपी के बोर्ड कंटेंट क्या कहता है कि नेगेटिव को नाम दो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। डाई क्लोरो का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लेंगे, ये डाई क्लोरो आपने यूज़ कर लिया। अब आपके पास जो है यहाँ पर ये है EN को नाम देते हैं इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिना डाइएमाइन। तो आपके पास इसका नाम यहाँ रह जाएगा इथाइलिन। तवज्जो से सुने इस बात को, इथाइलिना डाइएमाइन, ये इथाइलिना डाइएमाइन। अब डाई तो पहले से मौजूद है ना, इस डाई से बचने के लिए कि हमारे पास यहाँ तो इथाइलिन के 2 मालिक्यूल हैं, और डाई में तो हम पहले से इसको यूज़ कर चुके हैं क्योंकि जो है बाइडेंटेट है। इसलिए इससे बचने के लिए हमने यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ करना है बिस, ये लफ्ज़ यूज़ करना है, बिस हमने लफ्ज़ यूज़ करना है। तो क्या होगा, डाई क्लोरो बिस इथाइलिन डाई।